ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। ये संपादकीय पाठ आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छाई और बुराई का आधार हमारे विचार ही है। किसने कहा? ये शेक्सपियर ने कहा है। अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे से उपजे खतरे। अब आप कहोगे कि अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से परे ब्रह्मांड का वह असीम विस्तार है जहां ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, अन्य खगोलीय पिंड मौजूद रहते हैं। उसी की बात हो रही है। तो अंतरिक्ष में जो कचरा फैल रहा है ना, उसको लेकर बड़ी चिंताएं भी आजकल जताई जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि अंतरिक्ष अब मानव सभ्यता की दूरस्थ सीमा नहीं रहा। आज यह हमारे रोजमर्रा के जीवन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। संचार उपग्रहों से लेकर मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और सैन्य निगरानी तक आधुनिक दुनिया की धड़कन अंतरिक्ष से जुड़ी है। मगर इसी प्रगति के साथ एक ऐसा संकट भी जन्म ले चुका है जिस पर गंभीरता से चर्चा नहीं होती। वह है अंतरिक्ष में बढ़ रहा कचरा। उससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरे का मसला है। यह केवल तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि मानव जीवन, वैश्विक सहयोग और भविष्य की अंतरिक्ष नीति से जुड़ा प्रश्न है। आज जब दुनिया चंद्रमा, मंगल और उससे आगे मानव की उपस्थिति को लेकर योजना बना रही है, तब यह पूछना अनिवार्य हो जाता है कि क्या हमने पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष को सुरक्षित रखा है। पिछले 6 दशकों में अंतरिक्ष गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और हजारों उपग्रह, सैकड़ों प्रक्षेपण, अनगिनत प्रयोग, इन सब का एक अनचाहा परिणाम है अंतरिक्ष में फैल रहा मलबा। निष्क्रिय उपग्रह, टकराव से बने टुकड़े और सूक्ष्म कण आज पृथ्वी की कक्षा में एक अनियंत्रित जाल की तरह फैल चुके हैं। समस्या केवल संख्या की नहीं है, बल्कि श्रृंखलाबद्ध खतरे की है। दो वस्तुओं की टक्कर से मलबा और बढ़ता है और जो आगे और टकराव को जन्म देता है। वैज्ञानिक इसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जहां कक्षा में मलबा इतना बढ़ जाए कि अंतरिक्ष गतिविधियां ही असंभव हो जाए। और इस परिदृश्य में सबसे पहले और सबसे ज्यादा खतरे होंगे मानव युक्त मिशन और अंतरिक्ष यात्री को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव सभ्यता की सबसे जटिल संरचना है, मगर यह उपलब्धि भी एक असुरक्षित वातावरण में टिकी है। लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्टेशन उसी कक्षा में है जहां सबसे अधिक मलबा मौजूद है, कचरा मौजूद है। यह विडंबना ही है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस अंतरिक्ष यात्री एक ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहां पेंट का एक कण भी प्राणघातक बन सकता है और 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता मलबा किसी भी मानवीय प्रतिक्रिया से कहीं तेज है। यानी खतरे की स्थिति में निर्णय का समय सेकंड से भी कम होता है। और यह सवाल उठता है कि क्या हम अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को केवल तकनीकी प्रबंधन का विषय मानकर संतुष्ट हो सकते हैं, या फिर यह एक गहरे नीति स्तरीय हस्तक्षेप की मांग करता है। आज अंतरिक्ष मलबे से बचाव का सबसे अहम आधार है निगरानी और पूर्व चेतावनी। शक्तिशाली रडार और दूरबीन हजारों वस्तुओं की निगरानी करते हैं, मगर इस व्यवस्था की एक मौलिक सीमा है। केवल बड़े टुकड़ों का ही सटीक रूप से पता किया जा सकता है। लाखों छोटे कण ऐसे हैं जो निगरानी तंत्र से बाहर हैं, मगर उनके टकराने की संभावना बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा एक आंशिक जानकारी पर आधारित है और पूर्ण नियंत्रण पर नहीं। जब पृथ्वी की कक्षा में घूमता कोई अंतरिक्ष मलबा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बहुत पास से गुजरने वाला होता है, तब स्टेशन की कक्षा को थोड़ी देर के लिए बदला जाता है। यह उपाय अब अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का एक नियमित हिस्सा बन चुका है। मगर यही तथ्य अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अंतरिक्ष कचरे की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। और कक्षा बदलना देखने में भले ही एक छोटा या सा तकनीकी कदम लगे, लेकिन इसके पीछे बड़ी कीमत छिपी होती है। अंतरिक्ष स्टेशन अपने आप नहीं घूमता, बल्कि उसे सही कक्षा में बनाए रखने के लिए लगातार ईंधन की जरूरत पड़ती है। जब भी स्टेशन को ऊपर या नीचे किया जाता है तो इंजन चलाए जाते हैं और इससे कीमती ईंधन खर्च होता है। यह ईंधन सीमित होता है और भविष्य की आपात स्थितियों के लिए भी बचा कर रखना पड़ता है। यानी हर बार कक्षा बदलने से स्टेशन की जीवन अवधि थोड़ी कम हो जाती है और इसका दूसरा असर स्टेशन के संसाधनों पर पड़ता है। कक्षा बदलने की प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक प्रयोगों को रोकना पड़ता है और दीर्घकालिक अभियानों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को दशकों तक काम करने के लिए तैयार किया गया है, मगर बार बार होने वाली
कक्षा परिवर्तन उसकी संरचना, उपकरणों, योजनाओं पर दबाव डालते हैं। जितनी बार ऐसे बदलाव होंगे उतना ही अधिक जोखिम भविष्य के अभियानों के लिए पैदा होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मलबे से बचने की कोशिश करते करते हम खुद अपने अंतरिक्ष क्षमता को सीमित कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि कक्षा बदलना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसका अस्थायी इलाज है। और अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा बदलने की बढ़ती घटनाएं एक बड़ी चेतावनी है। वे बताती हैं कि अंतरिक्ष में कचरे का बढ़ता दायरा अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की समस्या बन चुका है। और इसलिए कक्षा बदलने को तकनीकी सफलता मानने के साथ साथ इसे एक चेतावनी संकेत के रूप में भी देखना जरूरी है। अंतरिक्ष को हम जितने तेजी से इस्तेमाल किया है उतनी ही तेजी से उसे साफ और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन को विशेष ढालों से सुरक्षित किया गया जो छोटे मलबे को झेल सकती हैं, लेकिन बड़ा मलबा अब भी गंभीर खतरा बना हुआ है। आपात स्थितियों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, मगर यह प्रशिक्षण भी उस स्थिति में सीमित हो जाता है जब टकराव अचानक और विनाशकारी हो। अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे से निपटने का स्थायी समाधान बचाव नहीं बल्कि सफाई है, मगर यही वह बिंदु है जहां वैश्विक राजनीति और राष्ट्रीय हित आड़े आ जाते हैं। किसका मलबा हटाया जाए, कौन खर्च उठाएगा, क्या किसी देश का निष्क्रिय उपग्रह दूसरे देश द्वारा हटाया जा सकता है? ये सवाल तकनीक से ज्यादा राजनीतिक हैं। जब तक अंतरिक्ष को साझा विरासत मानकर संयुक्त जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, तब तक मलबा हटाने की पहल सीमित प्रयोगों तक सिमटी रहेगी। भारत गगनयान मिशन की ओर बढ़ रहा है और इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में मलबा अब भारत के लिए भी सिद्धांतिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष मानवीय जोखिम बन चुका है। यह चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि लापरवाही भविष्य में भारी पड़ सकती है, अवसर इसलिए कि भारत जिम्मेदार और नैतिक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में वैश्विक नेतृत्व दिखा सकता है। अंतरिक्ष मानवता की साझा संपदा है, न कि किसी एक देश की और न किसी एक पीढ़ी की। और इसने हमें संचार विज्ञान भविष्य के सपने दिए, लेकिन आज वही अंतरिक्ष मलबे से भारत भरता जा रहा है। यह अंतरिक्ष मलबे से भरता जा रहा है। अंतरिक्ष को गंदा करना आसान है पर सुरक्षित रखना कठिन, और इसके लिए दूरदर्शिता चाहिए ताकि तत्कालिक लाभ से ऊपर उठकर भविष्य को बचाया जा सके। संयम चाहिए ताकि हर देश जिम्मेदारी से व्यवहार करे, और वैश्विक सहयोग चाहिए क्योंकि अंतरिक्ष किसी सीमा में नहीं बंधा है। और आप देखेंगे कि कैसे कचरा आ रहा है, ये भी आपको बता दिया है। इससे कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं ये भी आपको मालूम चल गया। क्या समाधान हो सकते हैं वो भी आपको मालूम चल गया। इसीलिए तो कहता हूं कि आर्टिकल पढ़ा करिएगा, यही तो आपको लिखना है। और जब आपसे कहीं क्वेश्चंस पूछ रहा है या निबंध ऐसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हैं? आपकी विचार क्या है आप लोग जरूर बताइएगा। न्याय की खातिर ये आप देखते हैं कि न्याय केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह चुभन है जो मनुष्य के आत्मसम्मान को भीतर तक घायल कर देती है। कई बार अन्याय इतनी खामोशी से होता है कि पीड़ित को भी देर से एहसास होता है उसके साथ गलत हुआ है। कई दफा यह इतना गहरा और स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का मन क्रोध, दुख और घुटन से भर जाता है। किसी भी समाज का स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और सड़कें बनाने से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वहां रहने वाले लोग कितनी बराबरी, सम्मान, सुरक्षा का अनुभव करते हैं। जब किसी व्यक्ति को उसके हक से वंचित किया जाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है या उसे उसकी क्षमता के अनुसार मौके नहीं दिए जाते हैं, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए अन्याय है बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी, क्योंकि अन्याय कभी अकेला नहीं आता। वह असमानता, क्रोध, हिंसा और टूटे हुए विश्वास को जन्म देता है। अन्याय का सबसे खतरनाक रूप वह है जो सामान्य माना जाने लगता है, जैसे लड़कियों को कुछ सपने देखने से रोका जाना, गरीब को हर मोड़ पर तिरस्कार झेलना, किसी कर्मचारी की मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाना, या किसी छात्र की प्रतिभा को जाति, भाषा या पृष्ठभूमि के आधार पर कम आंकना। ये बातें बाहर से मामूली दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वास्तव में यही वे छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे बड़े और कठोर अन्याय की दीवार खड़ी होती है। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले इस तरह के छोटे अन्याय है को पहचानना जरूरी है, जो असल में उतने छोटे होते ही नहीं। और समाज में आज भी यह अवधारणा मौजूद है कि बेटे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना निवेश माना जाता है, जबकि बेटी की पढ़ाई पर वही राशि खर्च करना अनावश्यक खर्च। कई बार घर में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास होता है, जबकि महिलाएं योग्य होने के बावजूद केवल सुनने तक सीमित रहती हैं। और यह सब इतने सामान्य तरीके से होता है कि लोग इसे अन्याय मानना ही छोड़ देते हैं। और एक बात और आप लोग देखते हैं, या आपने देखा होगा कि घर में आसपास अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि अगर कोई कमी है तो आप देखते हैं बेटी को रहने दीजिए, बेटे को पढ़ा दीजिए। अगर पैसे की कमी है, घर में दूध भी हो रहा है, अगर कम दूध है तो आप देखते हैं कि बेटे को दे दिया जाएगा, बेटी से कह दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं भेदभाव जो देखते हैं ना, शुरुआत से ही हो जाता है, देखने को मिल जाता है।
कार्यस्थलों पर स्थिति अलग नहीं है। कई दफा ऐसे कर्मचारी होते हैं जो पूरी टीम का काम संभालते हैं, समय पर सब कुछ पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती और किसी नए कर्मचारी की छोटी गलती पर जोर दिया जाता है, लेकिन पुराने और प्रभावशाली कर्मचारियों की बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नौकरी के मामले में कई लोगों को साक्षात्कार में सिर्फ इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि उसके पास कोई सिफारिश नहीं होती है। दूसरी ओर कम योग्यता या कम प्रतिभा होने के बावजूद अधिक प्रभावशाली व्यक्ति को आसानी से नौकरी मिल जाती है। ये उदाहरण आप देखते हैं कि दर्शाते हैं कि कौशल और मेहनत के बावजूद भी अवसर हमेशा बराबर नहीं होते हैं। समाज में भी हम कई तरह के अन्याय रोज देखते हैं। अस्पतालों में आम मरीज घंटों कतार में खड़े रहते हैं, जबकि सिफारिश वाले लोगों को तुरंत उपचार मिल जाता है। पुलिस थाने में शिकायत लेकर जाने वाला आम आदमी कई बार चक्कर लगाता है, जबकि प्रभावशाली लोगों की बात तुरंत सुनी जाती है। सड़क पर अगर किसी गरीब रिक्शे वाले से गलती हो जाए तो लोग उसे डांट कर भगा देते हैं, लेकिन किसी महंगी कार वाले से कोई कुछ नहीं कहता है। अन्याय का एक सबसे गहरा रूप रिश्तों में दिखता है। कई बार एक साथी रिश्ते में कदम कदम पर समझौता करता रहता है और दूसरा हमेशा सही माना जाता है। एक दोस्त हमेशा रिश्ते को निभाने के लिए तत्पर रहता है, जबकि दूसरा सिर्फ काम पड़ने पर ही याद करता है। महिलाओं के साथ होने वाला अन्याय तो समाज में इतना गहरा है कि उसे सामान्य मान लिया जाता है। लड़की का जन्म होने पर कुछ चेहरे उतर जाते हैं, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। आजकल तो आप देखते हैं कि वो लड़कियां हो रही हैं तो वो चेक करवा लेते हैं ना, पहले से मालूम चल जाता है लड़का है या लड़की है तो वही मरवा दिया जाता है। खासकर हमारे बुंदेलखंड में ये ज्यादा देखने को मिलता है। हरियाणा में देख लीजिए आप लोग, कई क्षेत्रों में। और अगर लड़की हो जाए तो उनके चेहरे उतर जाएंगे, मतलब आप सोचिए जैसे मर जा रहे हैं वो। और मैं कहता हूं कि लड़के लड़की कोई भेदभाव नहीं है। मैं ऐसे कई लड़कियों को जानता हूं जो लड़कों से बेहतर कर रही हैं, बेहतर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, माँ बाप की देखभाल भी बेहतर कर रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को अक्सर कमजोर माना जाता है। समाज में तभी बदलाव आ सकता है जब लोग इन छोटे छोटे अन्याय को पहचानना शुरू करें, उनका विरोध करें और बराबरी की सोच को सामान्य बनाएं। और अन्याय तब कम होगा जब हम सिर्फ कानूनी बल्कि मानवीय दृष्टि से भी न्याय को महत्व देंगे। जब हम उन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे जो बोल नहीं पाते, जब किसी दुर्बल को उसका हक दिलाने में मदद करेंगे और किसी गलत के सामने चुप रहने के बजाय सही के साथ खड़े होंगे। यह बात भी उतनी ही सच है, कोई भी समाज उस दिन कमजोर हो जाता है जब उसके ईमानदार लोग चुप रहने लगते हैं। चुप्पी कभी कभी शांति लग सकती है, पर यह भीतर ही भीतर अन्याय को शक्ति देती है। अन्याय को मिटाने के लिए केवल कानून काफी नहीं है, उसके लिए संवेदना, साहस और समझ भी जरूरी है। कानून व्यवस्था समाज की रीढ़ है, पर यदि इंसान के भीतर न्याय के प्रति सम्मान नहीं है तो अन्याय समाप्त नहीं होगा। और न्याय केवल अदालतों में ही नहीं मिलता है। जब हम अपने व्यवहार में ईमानदारी रखते हैं, किसी कमजोर के पक्ष में खड़े होते हैं, व्यक्ति को उसकी व्यक्तित्व और गुणों के आधार पर तवज्जो देते हैं, तो वह भी न्याय कहलाता है। कई लोग सोचते हैं कि दूसरों के लिए आवाज उठाना समय की बर्बादी नहीं, लेकिन सच यह है कि अगर आज हम किसी और के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। समाज आपस में जुड़े धागों की तरह, कहीं एक धागा कमजोर पड़ा तो पूरी बुनावट टूटने लगती है। इसी तरह न्याय के धागे को मजबूत रखने के लिए हम सबकी भागीदारी जरूरी है। न्याय तभी संभव है जब हर व्यक्ति यह समझे कि उसका एक कदम, एक शब्द या एक निर्णय किसी और के जीवन को बदल सकता है। क्योंकि जब समाज न्यायपूर्ण होता है तो तभी वास्तव में मजबूत और श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। या आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। विरोध की चिंगारी, ईरान की सड़कों पर फिर से सत्ता विरोधी हुंकार सुनाई देने लगी है और कहा जा रहा है कि इसमें भी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हो सकता है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये ईरान है, देख रहा है ईरान, ये रूस है, यूक्रेन है, ये इसका पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान इसकी राजधानी है ईरान की, अजरबैजान और तुर्की, इराक, ये आप देखिए फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ओमान की खाड़ी है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं इजराइल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा, ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। ये क्यूबा है, ये वेनेजुएला है, काराकस इसकी राजधानी, कैरिकस या काराकस। अभी आपने देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, उनकी पत्नी को उठवा लिया, और आप देखते हैं कि वो यहाँ का अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप देखिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान हिंसक झड़पों में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो जाने और 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है।
इसी बीच ईरान का अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने तो यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो वह ईरान पर हमले की कार्रवाई करेगा। सवाल है कि आखिर ईरान में लोगों का शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सड़कों पर उतरने का कारण क्या है। विरोध प्रदर्शन झंडा बुलंद करने वालों को कहना है कि लोग देश की आर्थिक बदहाली और बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। वहीं ईरान सरकार का आरोप है कि यह सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है ताकि उनके देश को अस्थिर किया जा सके। आपने देखा हमारा पड़ोसी नेपाल में किया हुआ, इसी तरह का तो हुआ था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की इससे सीमा लगती है और 5 से नेपाल से लगती है हमारे। यहाँ भी लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद सत्ता छोड़नी पड़ी नेताओं को। ये देखा ही आप लोगों ने। इसी तरह का श्रीलंका में आप लोगों को याद होगा, म्यांमार में भी देखा होगा आपने। ईरान में विरोध प्रदर्शन पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि वहां की सरकार की ओर से आंतरिक मामलों को सुलझाने और जनता का भरोसा जीतने का समय रहते प्रयास क्यों नहीं किया गया। इस मुल्क में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन 2022 में भी देखे गए थे, जब महसा अमीनी नामक एक महिला की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। महसा पर आरोप था कि उन्होंने हिजाब के कानून को नहीं माना, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के बाद देश भर में महिलाएं सड़क पर उतर आई थी। इस बार भले ही मुद्दा अलग है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में पहले की तरह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तनाव बढ़ने के बाद कई शहरों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। सड़कों पर सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए हैं। इस दौरान हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। इसी बीच सोमवार को सरकार समर्थक भी सड़कों पर उतर आए और जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में ईरान सरकार को चाहिए कि अंदरूनी मसलों को सुलझाने के लिए सुरक्षा बलों की ताकत का सहारा लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान के रास्ते तलाश से जाए। दूसरी ओर ईरान में विरोध प्रदर्शन को वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनी को सत्ता से हटाने की कोशिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और इसके पीछे अमेरिका इजरायल का हाथ होने की आशंका इसलिए जोर पकड़ रही क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जारी एक बयान में कहा कि ईरान की जनता आजादी चाहती है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने पर कार्रवाई की धमकी भी दी और इस पर ईरान ने भी चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच फिलहाल राहत की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान वर्तमान हालात को लेकर बातचीत के लिए तैयार हो गया है। अब देखना होगा कि क्या ईरान कोई ऐसा रास्ता निकाल पाता है जिससे विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाए और मौजूदा संकट भी टल जाए। नफरत की हिंसा। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लक्षित हमलों के बीच अब पाकिस्तान में एक हिंदू किसान की गोली मारकर हत्या कर देने की घटना ने दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। और जो पाकिस्तान है ना, ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और आप देखते हैं कि इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी भारतीय मूल के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के साथ भेदभाव और नस्ली हमलों की खबरें आती रहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिस हिंदू व्यक्ति की हत्या की गई वह आर्थिक रूप से कमजोर था और इस घटना से वहां हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों को जबरन धर्मांतरण, भूमि संबंधी विवादों का अक्सर सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसकी कीमत कई बार जान देकर चुकानी पड़ती है। पड़ोसी देशों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वहां न केवल सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास है, बल्कि नागरिकों के जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अल्पसंख्यक नागरिकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा, उनके मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना अब जरूरी हो गया है। इस तरह की घटनाओं की निंदा करने और सिर्फ चिंता जताने पर से बात नहीं बनेगी। भारत को संबंधित देश में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने से लेकर द्विपक्षीय वार्ताओं में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना होगा। और यह सच है कि भारत शांति प्रिय देश है। वह सदियों से दुनिया को समरसता और मैत्री का संदेश देता आया है, मगर अब वक्त यह याद दिलाने का है कि दुनिया के किसी भी कोने में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तमाम देशों की यह जिम्मेदारी है कि वहां के अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। धर्म और नस्ल के आधार पर नफरत फैलाने और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। देख रहा है, इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।